लोकसभा चुनावों के नतीजों के आने के ठीक एक दिन पहले नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंच गए। उनके साथ न तो ललन सिंह थे और न ही विजय चौधरी। नीतीश कुमार का अकेले आना, पीएम मोदी और अमित शाह से मिलना इस बात के संकेत है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते रहे कि चाचा एक बार फिर पलटी मारेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का ऐसा कोई इरादा दिख नहीं रहा। नीतीश कुमार के दिल्ली आने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि वे बिहार के लिए स्पेशल पैकेज मांगने आए हैं। अगर ये बात होती तो नीतीश कुमार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलते, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। मानना है कि नीतीश बीजेपी नेताओं की शिकायत करने दिल्ली आए थे, जिनकी वजह से उनके प्रिय ब्यूरोक्रेट्स असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन चुनावी नतीजों के एक दिन पहले ये सारी बातें करने का कोई मतलब नहीं। ये बातें नतीजों के बाद भी की जा सकती हैं। असल में मामला कुछ दूसरा ही है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में तो एक जेडीयू का प्रदर्शन खराब होने की आशंका है, तो दूसरे नीतीश कुमार के पलटने वाली छवि का नुकसान बीजेपी को भी उठाना पड़ रहा है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि बिहार में विधानसभा के चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो। बीजेपी हर हाल में बिहार का चेहरा बदलना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार से साफ तौर पर कहा गया कि वे अब सत्ता बीजेपी को सौंप दें, मतलब नीतीश सीएम पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का रास्ता साफ कर दें। तभी विधानसभा के चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन जोरदार होगा। सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ हैं, जिनकी पार्टी 2019 की तरह 2024 में भी शानदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए के साथ आए थे। एनडीए में शामिल होने के पहले बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की जो डील हुई थी, सूत्र बताते हैं कि उसकी मियाद लोकसभा चुनाव के साथ पूरी हो गई। अब बारी नीतीश कुमार की है, वे सीएम की कुर्सी बीजेपी को सौंप दें। बीजेपी ने नीतीश कुमार को हर मुश्किल दौर में सीएम बनाए रखा और अब वो अपनी पारी खेलने को तैयार हैं। बीजेपी से एक डिप्टी सीएम नीतीश कुमार की इन दिनों नहीं बन रही। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार के राज्य सरकार के कुछ आला अधिकारी एक डिप्टी सीएम की बेवजह दखलंदाजी की लगातार शिकायत कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका विभाग बदल दिया जाए। वे अधिकारी उस डिप्टी सीएम से काफी असहज हो रहे हैं और उनका कहना है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर काम करना चाह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उस डिप्टी सीएम ने कई अधिकारियों को फोन करके ऐसे काम करने को कहा कि जिससे नीतीश कुमार कराना पसंद नहीं करते। इस तरह की और भी कई बातें हैं, लेकिन मतगणना के पहले इस मामले पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के मन में भी कुछ चल रहा है। उनका बॉडी लैंग्वेज इस बात की गवाही नहीं देता कि वे सीधे पीएम के पास जाकर डिप्टी सीएम या किसी मंत्री का शिकायत करें। माना जा रहा है कि नतीजों के बाद बिहार की सियासत में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर हाथों में अलादीन का चिराग लेकर निकले थे, लेकिन अफसोस कि वे इस चिराग का इस्तेमाल नहीं कर पाए। जबकि इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लालू यादव, जयललिता से लेकर छोटे छोटे नेताओं को जब भी गिरफ्तार किया गया तो वे अपनी पार्टी को जिता कर ले गए। ताज़ा मामला हेमंत सोरेन का है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद एग्जिट पोल के नतीजे जेएमएम को लाभ पहुंचा रहे हैं। बस मात सिर्फ अरविंद केजरीवाल खा गए। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत का अनुमान है और पंजाब में आम आदमी पार्टी को 0 से लेकर 2 सीटें। सवाल है कि जिस पार्टी ने पंजाब और एमसीडी के चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया हो, उसका अचानक सूपड़ा क्यों साफ हो गया। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में पकड़े गए अरविंद केजरीवाल को ऐन चुनाव के मौके पर ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पार्टी के पास मौका था, वो उसे भुना सके, पर ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकी। असल में अरविंद केजरीवाल अपनी छवि को इस कदर बर्बाद कर चुके हैं कि जनता को उनकी हर सही बात भी गलत लग रही है। यही वजह है कि जनता केजरीवाल पर गिरफ्तारी पर सड़कों पर नहीं उतरी और न ही उनके रिहा होने पर। साफ है कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल के पकड़े जाने का कोई गम नहीं। यही हाल पंजाब में भी रहा। पंजाब से राज्यसभा पहुंचे सांसदों ने जिस तरह से उनसे दूरी बनाई, वो दिखा रहा था कि जनता का नैतिक दबाव काम नहीं कर रहा। दिल्ली में शराब घोटाला मामले का मुद्दा बीजेपी से आगे कांग्रेस रही। इस पर चुनाव के मौके पर उन्हीं नेताओं को, आप नेताओं को क्लीन चिट देनी पड़ रही थी। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वे इतना भी न समझ पाएं। यही नहीं, दिल्ली के कांग्रेसी नेताओं से लेकर कांग्रेस के सुप्रीम लीडर्स तक अरविंद केजरीवाल अपमान करते रहे। इसके बावजूद दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ। जाहिर है जनता, विशेषकर कांग्रेस के वोटर्स को ये कभी नहीं पचता और हुआ भी ऐसा ही। यही कारण था कि दोनों पार्टियों की एक साथ होने वाली रैलियां नहीं के बराबर हुई। अंत में दोनों ही पार्टियों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी कांग्रेस पार्टी का विरोध करके, पर दिल्ली में गठबंधन होने के चलते अरविंद केजरीवाल आदि ने कांग्रेस के खिलाफ अपना मुंह बंद कर लिया। ये सभी जानते थे कि पंजाब में सबसे बड़ा स्टैक कांग्रेस का ही था। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में तीसरे और चौथे नंबर पर थी।
इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल पंजाब में बीजेपी को ही निशाने पर लेते रहे। यही हाल राजीव गांधी और प्रियंका आदि का था। ये लोग भी पंजाब में गए पर उनके निशाने पर केवल बीजेपी ही रही। किसान आंदोलन के समय आम आदमी पार्टी ने किसानों की बहुत मदद की थी। इसी आधार पर पंजाब में किसानों के लिए तमाम वादे पार्टी ने किए थे, पर उनमें से कोई भी वादा भगवंत मान सरकार पूरा नहीं कर सकी। MSP देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका। इसके साथ ही किसान आंदोलन पार्ट 2 में किसानों को लगा था कि जिस तरह कांग्रेस किसानों के साथ थी उसी तरह आम आदमी पार्टी साथ नहीं है। इसके साथ ही महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। और दिल्ली के नेताओं के अलावा पंजाब के भी कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ रहा। और रही सही कसर स्वाति मालीवाल कांड ने पूरी कर दी। तमाम एग्जिट पोल को हवा हवाई और गढ़ा हुआ बताकर राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाला का गीत गा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसमें जितना है उतनी ही सीटें हमें मिलेंगी। जयराम रमेश से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक का रिकॉर्ड 295 सीटों पर अटका हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि कहीं कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिले और जिन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया वे उसे वापस कर निकल गए। बात सिर्फ इंदौर और उड़िया की नहीं है और ना ही गुजरात की, जहां बीजेपी निर्विरोध चुनाव जीत गई। हम बात अरुणाचल प्रदेश की कर रहे हैं, जहां बीजेपी ने छप्पर फाड़ जीत हासिल की है। अरुणाचल कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन वक्त बदला तो हालात बदले। अब हालात ऐसे हैं कि कोई कांग्रेस का टिकट नहीं लेना चाहता। मतलब कि नेताओं को अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा। इसी वजह से कांग्रेस ने अरुणाचल के विधानसभा के चुनाव में 35 प्रत्याशियों को टिकट दिया था, लेकिन उनमें से केवल 19 प्रत्याशियों ने ही चुनाव लड़ा। बाकी सब ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और उसमें से केवल एक उम्मीदवार ही चुनाव जीतने में कामयाब रहा। यानी पूरे राज्य में किसी तरह से पार्टी का खाता खुल गया है। देश में हुए लोकसभा चुनाव के साथ ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं। इसमें से ही पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, जहां की 60 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली, जबकि पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली थी। यानी 5 साल में पार्टी का एक विधायक केवल जीत पाया। इस बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की 60 विधानसभा में से 35 सीटों पर टिकट जारी किया था, लेकिन 35 सीटों पर टिकट जारी होने के बाद भी पार्टी के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन ही नहीं किया, जबकि 5 ने नामांकन दाखिल करने के बाद नाम वापस लिया और एक प्रत्याशी ने पार्टी छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली। पार्टी के 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने टिकट लेकर भी चुनाव नहीं लड़ा। इस वजह से प्रदेश कांग्रेस ने सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी के अनुसार इन प्रत्याशियों ने पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने की सूचना नहीं दी थी। 2 जून को आए प्रदेश विधानसभा के नतीजों में 60 विधानसभा में से कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी के खाते में 46 सीटें गई हैं। बीजेपी ने इस बार चुनाव राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में लड़ा था। 10 सीटों की स्थिति तो ऐसी थी कि बीजेपी के 10 उम्मीदवार बिना चुनाव लड़े ही निर्विरोध जीत गए। यानी 60 में से 50 सीटों पर ही मतदान हुआ। यानी 35 में से 19 उम्मीदवारों ने ही नामांकन दाखिल किया, जिसमें एक प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाया। यानी कि पार्टी को चुनाव जीतना तो प्राथमिकता बाद में है, पहले संगठन और पार्टी को एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती है। Bureau Report, News of India. लोकसभा चुनाव में तमाम खटाखट और फटाफट करने के बावजूद कांग्रेस सफाचट होती हुई दिख रही है। कांग्रेस को इस बात की चिंता सता रही है कि वो पिछले 2 चुनावों से नेता विपक्ष की हैसियत पाने लायक सीटें भी जीत नहीं पा सकी। कहीं इस बार भी वैसा ही ना हो जाए। दूसरा सवाल ये भी कि 4 जून को मिलने वाली करारी हार का ठिकरा कांग्रेस किस पर फोड़ेगी? अपने बनाए गए मोहरे मल्लिकार्जुन खड़गे पर या फिर खटाखट फटाफट की सियासत करने वाले राहुल गांधी पर? प्रचार के दौरान राहुल कांग्रेस के बड़े चेहरा थे और मतदान खत्म होते होते खड़गे ने राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार तक घोषित कर दिया। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से खुद साफ हो गया, देश में एक बार फिर पीएम मोदी की लहर है और विपक्षी खेमा पूरी तरह से तबाह हो गया। कई एग्जिट पोल में तो बीजेपी का 400 पार वाला नारा भी सही साबित होता दिख रहा है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की तबाही के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये गुफा की तलाश में जुटे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि 4 जून की शाम को शहजादे भी साधना करने जाएंगे। गुफा की तलाश जारी है। 4 जून को मतों की गिनती होनी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को टैग करते हुए एक्स पर लिखा था कि राम की चौखट पे चले जाते तो इतनी दुर्गति न होती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया था। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना का विरोध करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि 2024 का चुनाव धर्म युद्ध है। एक तरफ वे लोग जो धर्म के साथ हैं, दूसरी तरफ वे लोग जो धर्म को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने एग्जिट पोल के नतीजों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और जयराम रमेश ने कहा कि इंडी गठबंधन 295 सीटें जीत रही है।
है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पता नहीं कांग्रेस के पास ऐसे कौन से आंकड़े हैं जिसके दम पर वो अब भी इतना बड़ा दावा कर रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस खुद की परफॉर्मेंस बेहद खराब दिखा रही है, लेकिन पिछली बार से उसकी सीटें कुछ बढ़ रही हैं। लेकिन ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस ने इंडी गठबंधन की दम पर लड़ी। अकेले दम पर तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और इन सभी राज्यों में पूरा सफाया है। हिमाचल और उत्तराखंड में क्लीन स्वीप है। बिहार और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को कुछ खास फायदा होता नहीं दिख रहा। झारखंड में भी दुर्गति तय है। Bureau Report, News of India. आम आदमी पार्टी का चुनाव में बंटाधार करने के बाद अरविंद केजरीवाल 2 जून की रोटी तोड़ने तिहाड़ के लिए निकले। पूरी नौटंकी के साथ सुप्रीम कोर्ट से मिले 21 दिन की राहत के बाद रविवार को सरेंडर करना है। जेल जाने से पहले केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का आभार जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर केजरीवाल को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां शुरू हो गई। ऐसे में किसी ने केजरीवाल को सलाह दे डाली कि अब की बार इंसुलिन साथ लेकर जाएं, लजीज व्यंजनों से भरा टिफिन साथ ले जाने की सलाह दी। लेकिन इस पूरे मामले पर बाबू भैया यानी परेश रावल ने केजरीवाल पर तीखा व्यंग किया। परेश रावल ने कहा कि साथ में ब्रश जरूर ले जाएं। भाजपा नेता परेश रावल ने एक्स पर लिखा कि अरविंद जी, आशा है कि आपने अपना बैग पैक कर लिया होगा। टूथ ब्रश ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जरूरी है कि आप अपना मुंह साफ रखें। दरअसल हेरा फेरी फिर से हेरा फेरी फिल्म में परेश रावल ने बाबू भैया का किरदार निभाया था। यूं तो इस फिल्म को कई साल हो गए, लेकिन बाबू भैया के किरदार से जुड़े मीम्स अक्सर वायरल होते हैं। माना जा रहा है कि परेश रावल ने केजरीवाल को ब्रश साथ ले जाने की सलाह इसलिए दी क्योंकि केजरीवाल की जुबान तिहाड़ जाने के बाद से बेहद कड़वी हो गई है और वे पीएम मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने से बाज नहीं आते। नतीजा ये हुआ कि एग्जिट पोल के नतीजों में आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुल रहा। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ वापस जाने से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, लेकिन उनकी दाल गली नहीं। सरेंडर करने का ही रास्ता उनके पास है। सरेंडर करने के लिए निकले। पहले तो केजरीवाल ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने कनॉट प्लेस पहुंचे, फिर पार्टी ऑफिस जाकर कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिले। चुनाव प्रचार के लिए 3 हफ्ते की अस्थायी जमानत खत्म होने के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वापस तिहाड़ चले गए, क्योंकि अदालत ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगने की उनकी याचिका को अपना आदेश 5 जून तक के लिए टाल दिया है। दरअसल केजरीवाल के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा 10 मई तक की अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए थी और उन्हें जेल से रिहा किया गया था। मुख्यमंत्री ने पहले कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में दी गई अंतरिम जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। हालांकि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और इस याचिका में केजरीवाल ने गुहार लगाई थी कि उन्हें चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए समय चाहिए, क्योंकि उनका वजन कम हो रहा है और कीटोन का स्तर उच्च है। इस मामले में केजरीवाल ने अपना वजन 7 किलो कम होने का दावा किया था, लेकिन केजरीवाल का यह दावा झूठा निकला। ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के वकील की दलीलों की धज्जियां उड़ा दी और पूछा कि जब वे इतना चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो साफ है कि वे पूरी तरह से फिट हैं। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल का चेकअप एम्स में कराएं, जो जरूरी टेस्ट होगा वो कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उत्तर भारत छोड़िए, इस बार बीजेपी दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने जा रही है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और तेलंगाना हर कहीं कमल खिलता दिख रहा है। इसमें से 3 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र में तो बीजेपी और एनडीए का जलवा है। कर्नाटक में बीजेपी 28 में से 25 और आंध्र में जगनमोहन रेड्डी इंडी गठबंधन का पूरी तरह से सफाया होता दिख रहा है। किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर एनडीए आंध्र प्रदेश में क्लीन स्वीप कर जाए। तेलंगाना में बीआरएस लापता हो गई है। कांग्रेस को पीछे धकेलकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। इतना ही नहीं, ओडिया में पहली बार बीजेपी न सिर्फ अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है, बल्कि करीब 20 लोकसभा सीटों को भी अपने खाते में डालने जा रही है। बंगाल में टीएमसी को बीजेपी ने तहस नहस कर दिया। मतलब कि बीजेपी ने इस बार सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों को भी करारी शिकस्त दे दी, जिनके बारे में कहा जाता था कि ये छोटी पार्टियां बीजेपी का रास्ता रोक सकती हैं। ममता बनर्जी की ये बात कई बार सामने आ चुकी है कि वो ही बीजेपी से लड़ रही है और हरा रही है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों ने अब तक उस धारणा को बदल कर रख दिया। एग्जिट पोल में सबसे गौर करने वाली बात यह कि बीजेपी न केवल कांग्रेस का पत्ता साफ करती दिख रही है, बल्कि क्षेत्रीय दलों की जमीन पर भी परचम लहरा रही है। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी इन्हें पछाड़ने में कामयाब हो जाएगी। बीजेपी इस मिथक को तोड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली और पंजाब में क्षेत्रीय दलों को पछाड़ती दिख रही है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला बंगाल का एग्जिट पोल है। इस एग्जिट पोल में कहानी उलटती दिख रही है। बंगाल में शानदार प्रदर्शन बीजेपी का, 32 सीटें जीत सकती है। ओडिशा में क्षेत्रीय पार्टी का ही दबदबा है।
ओडिशा में कई दशकों से बीजेडी की सरकार है। विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव में भी बीजेडी आगे रही थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल में बीजेपी ओडिशा में बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। ओडिशा की 21 सीटों में से बीजेपी को 18 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। उत्तर भारत के राज्यों के साथ दक्षिण भारत में भी भगवा रंग चढ़ता दिख रहा है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के एग्जिट पोल चौंका रहे हैं। कई एग्जिट पोल में आंध्र प्रदेश की 23 में से 23 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत सकता है, मतलब क्लीन स्वीप। बीजेपी ने टीडीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और यहां भी उड़िया की तरह कांग्रेस का खाता नहीं खुलता दिख रहा। तेलंगाना में कांग्रेस ने हाल ही में अपनी सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी ने कुछ महीनों के अंदर ही खेल पलट दिया। तेलंगाना में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, जबकि केसीआर की पार्टी बीआरएस का खाता भी नहीं खुल रहा। केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बदलकर बीआरएस कर दिया। लगता है कि उनका भी वही हाल हुआ जो एनटी रामाराव का हुआ। उन्होंने भी तेलुगु देशम का नाम बदलकर भारत देशम कर दिया था, तब उनको तगड़ा झटका लगा था। लगता है वैसा ही हाल केसीआर का हो गया है। Bureau Report, News of India. अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के बाद ईडी केजरीवाल को रिमांड पर उठाकर ले गई। केजरीवाल अब 5 जून तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। जेल में सरेंडर करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हुई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांगी थी। इसे लेकर केजरीवाल की तिहाड़ जेल के अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। ड्यूटी जज संजीव अग्रवाल ने इस मामले की सुनवाई की। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है, इसलिए हम कस्टडी की गुहार लगा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 जून तक के लिए केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में भेजा है। माना जा रहा है कि केजरीवाल को पहले से पता था कि उन्हें ईडी रिमांड पर लेना चाहती है। यही वजह है कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक अंतरिम जमानत की अवधि बढ़वाने की कोशिश की और जेल में अपना वजन 7 किलो कम होने का ड्रामा किया, जिसकी पोल ईडी ने अदालत के सामने खोल कर रख दी। उसके बाद से अब तक केजरीवाल ने फिर वही दोहराया। उनका वजन 7 किलो कम हो गया है और ना ही आतिशी मारलेना ने वही कहानी दोहराई। अब इसके बाद शराब घोटाला में सीएम केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के सवालों का सामना करना होगा। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर लेने के लिए ईडी ने हाल ही में याचिका लगाई थी, चूंकि केजरीवाल अंतरिम जमानत पर थे, इसलिए जांच एजेंसी की याचिका पेंडिंग थी। केजरीवाल की पेशी के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में ड्यूटी जज ने ईडी की याचिका पर सुनवाई की है, जिसके बाद जज ने उन्हें 5 जून तक की ईडी रिमांड पर भेजे जाने का फैसला सुनाया। ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के चर्चित शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए सशर्त अंतरिम जमानत मिली थी और वो चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए थे। अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद केजरीवाल ने अदालत में सरेंडर किया। अरविंद केजरीवाल को जेल तक छोड़ने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और बेटी हर्षिता भी गई थीं। केजरीवाल के तिहाड़ जेल में जाने के बाद दोनों वहां से लौट आए। तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल राजघाट गए। यहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय में गए। यहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिना सबूत के ही उन्हें जेल में डाला गया है। केजरीवाल ने कहा कि वो सरेंडर करने जा रहे हैं, इसके बाद पता नहीं उनके साथ क्या होगा। केजरीवाल ने कहा कि वो इसलिए जेल नहीं जा रहे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, बल्कि वो जेल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई है।